ट्रेडिंग में हर कोई पैसा बनाना चाहता है और वो हो क्यों ना हो, सभी को पैसे की ज़रूरत है और सभी चाहते हैं कि कितना ज़्यादा हो सके हम पैसे को अर्न कर सके। तो अभी इसके लिए क्या है, लोग ट्रेडिंग करते हैं, बट ट्रेडिंग के कई सारे रूल्स हैं। इसमें से एक रूल्स ये है कि आपको भी पता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स एक बार ब्रेक करता है तो चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है या डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है, जिसके थ्रू अगर आप इंटर होते हो तो चांसेस है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। ये चीज़ आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। सो बेसिकली आज की टॉपिक इसी पे है कि स्टॉक कब ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद आपको कब इंटर करना है, कब नहीं करना है, इसी पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो चांसेस है कि वहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जब ब्रेकआउट होता है तो आपको एक एंटीसिपेशन देखने को मिलता है। एंटीसिपेशन मतलब कि आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिलती है। और आप सभी को पता है कि एक बार स्टॉक या इंडेक्स ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और चांसेस जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फेक ब्रेकआउट, फॉर सपोज अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो आपका हाई चांसेस है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में ना हो और चांसेस है कि आपको रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम फंडा कहाँ पे है, ये फेक ब्रेकआउट। तो वही सारी चीज़ें, अगर ब्रेकआउट सभी को पता है कि ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट एक फेक ब्रेकआउट जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आपके प्रॉफिट को बचाने के लिए। आप ब्रेक होने के बाद इंटर तो होते हो, बट क्या होता है कि जब वो वर्क नहीं करता है तो आपके अच्छे खासे कैपिटल को लूज़ कर देता है, वाइप आउट कर देता है। और फेक ब्रेकआउट ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी ब्रेकआउट आपके फेवरेबल में हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेक ब्रेकआउट की वजह से रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो यही चीज़ है, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे जो है फेक ब्रेकआउट की वजह से मनी मैनेजमेंट को मेंटेन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है मनी मैनेजमेंट। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज आपके पास पैसे ही नहीं रहेगा तो आप स्ट्रैटेजी कैसे बैठाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि फेक ब्रेकआउट जो है इस सारी चीज़ों की वजह से आपको डिस्टर्ब करता है और कई आप लोग के साथ में, कई लोगों के साथ में ये हो चुका है। ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यही सारे रीज़न की वजह से आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ इंडिकेशन से कि रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। इस वजह से कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये रियल ब्रेकआउट है या नहीं है। जिसमें से सबसे पहला है क्लोज फिल्टर। ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है, उसको आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। कुछ ट्रेडर तभी ट्रेड लेते हैं जब जैसे ही पेनिट्रेशंस बनते हैं ब्रेकआउट का तभी वो इंटर हो जाते हैं और वेट करते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन का। बट मैं आपको बता दूँ ये बड़ा रिस्की होता है कि आपको जैसे ही फील हुआ कि ब्रेकआउट हुआ और आप इंटर होते हो, इससे होता क्या है कि जब भी वो रिवर्स होगा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। बट आपको ट्रेड में तभी इंटर होना चाहिए जब जो लास्ट कैंडल्स, जब ब्रेकआउट कैंडल्स होती है वो क्लोज होनी चाहिए ब्रेकआउट पे, तब इंटर होते हो तो वहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कुछ ट्रेडर तो वेट करते हैं ब्रेकआउट होने के बाद भी 2 कैंडल और नीचे क्लोज होने का, इससे उनको प्रॉपर जो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाता है और उनको जो है एक प्रॉपर एंट्री लेवल मिल जाती है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर क्या है मालूम है, जब ये रिवर्स होगा ना तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होगा। लेट्स से कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर कोई भी चीज़ है 2% के ऊपर ब्रेकआउट लग रहा है और वो ब्रेक हो गया, फिर आप 2.50 के आसपास में आप इंटर हो रहे हो, तो चांसेस है कि ये 1% 2% से और मोमेंटम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रिवर्स होना 2.5% से वापस बहुत ही रिस्की फैक्टर हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे चांसेस मतलब बहुत लो हो जाते हैं। यहाँ पे मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक चांसेस अलग है, रिस्क रिवॉर्ड अलग है। चांसेस मतलब कि चांसेस है कि ये और ज़्यादा नीचे या ऊपर जाएगा, और रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर ये रिवर्स हो गया, जितना आपका रिस्क है उसके हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। होप्स आपको क्लोज फिल्टर तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है पॉइंट और परसेंटाइल फिल्टर। जैसे कि मैंने आपको क्लोज फिल्टर में बताया, अब यहाँ पे वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये आपका जो बार है क्लोज होगा तो एग्जैक्टली ये नियर बाय ब्रेकआउट पे क्लोज होगा, या हो सकता है कि वो इतने ही लेवल के नीचे क्लोज हो जाए जिसमें आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता था। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि क्लोज मतलब कि बार क्लोज होने के बाद डिफाइन करो। तो इसके बेसिस पे ये डिफाइन हुआ है पॉइंट और परसेंटाइल फिल्टर का मेथड। अब इसमें होता क्या है, स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको ये ब्रेकआउट के बाद इतने परसेंटेज के बाद आपको इंटर होना है।
तो इससे होगा क्या कि आप जो है मतलब एक कंफर्मेशन मिल जाएगा और आपको क्लोज बार जो आपकी जो बार क्लोज होती है तो आपको एक ट्रेड रिस्क कम हो जाएगा, मतलब कि क्लोज होने के बाद जो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी बच जाती है। सो बेसिकली ये होता कैसा है मैं आपको बता दूं, अगर स्टॉक्स वगैरह में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 से 3% का रखते हैं ब्रेकआउट का। लेट्स से कि एग्जांपल की सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है, कोई स्टॉक है 100 रुपये की जिसकी सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रही है 98.50, ठीक है। तो 98.50 का 1% आप पकड़ लो, उसके नीचे के लेवल का आपका ब्रेकआउट लेवल डिसाइड होता है और जैसे ही वो ब्रेक होगा चांसेस है कि आपको डाउन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, परसेंटाइल मेथड या पॉइंट मेथड की। आप 3 मतलब 10 रुपये 20 रुपये के नीचे आपका जाता है तो आप सेल करो, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है, तो जिस बेसिस पे आप इंटर करके ट्रेड कर सकते हो। ये सेकंड मेथड भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए और ये बड़ी इजी होती है आइडेंटिफाई करना, आपको दिमाग लगाना नहीं होता। आपको जस्ट 1% बेसिकली 1% से 3% होता है, आप उसको डिसाइड कर लेना है। 98.50 का 1% पकड़ लो, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट है। सो ब्रेकआउट होने के बाद आप चांसेस है कि आप हाई चांसेस मिल जाएगा कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए। जो सेकंड मैंने आपको बताया कि परसेंटाइल बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड जो है आप टाइम बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ये ब्रेकआउट है या नहीं है। तो टाइम बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा कि जब भी ब्रेक होता है, मैं आपको बता दूँ, जब भी एक स्पेसिफिक टाइम तक ब्रेकआउट हो, पेनिट्रेशन मतलब कि जब भी कोई भी स्टॉक जो है एक स्पेसिफिक टाइम तक ब्रेकआउट के लेवल के बाहर जो है ट्रेड करता रहता है जोन में, कोई भी स्टॉक है उसकी जो चार्ट पैटर्न्स है वो पेनिट्रेट होती है आउटसाइड ब्रेकआउट की जोन के फॉर सर्टन टाइम, मतलब कि फॉर सर्टन टाइम के हिसाब से कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए वो ब्रेकआउट जोन के बाहर ट्रेड कर रहा हो या पेनिट्रेट कर रहा हो। पेनिट्रेट मतलब जैसे कि चार्ट वहीं पे चल रही हो और ये रियल टाइम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं इसको आप इसकी जो टाइम पीरियड है 2 बार को डिसाइड कर सकते हो। 2 बार मतलब 2 कैंडल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कॉम्बिनेशन में, इसलिए मैंने आपको बताया कि टाइम जो पीरियड है वो 2 बार पे डिसाइड होती है। इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं टाइम रूल एंड द क्लोज रूल, आप इसको बोल सकते हो, जिसको आप यूज़ करके आराम से डिफाइन कर पाओगे टाइम जोन को कि इसके हिसाब से ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये 3 मेथड जो आपको मैंने आपको एक्सप्लेन की, होप सो एकदम सिंपल एंड लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो और भी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चौथा पॉइंट, वो हर किसी को पता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम डिफाइन करता है कि आपको जो है अगर हैवी वॉल्यूम दिखता है तो चांसेस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं। बट मैं आपको उसको बता दूँ इसके बड़े ड्रॉबैक है, ये आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जब भी हाई वॉल्यूम दिखता है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट खत्म हो चुका रहता है, उसकी ट्रेंड जो है ख़त्म हो चुकी रहती है। आपको ब्रेकआउट पहले ही दिख जाता है वॉल्यूम के पहले। वॉल्यूम जब आ जाती है इसका मतलब ये होता है कि चांसेस है कि आपके ब्रेकआउट लेवल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये आपने भी ऑब्जर्व किया है। सो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल फैक्टर नहीं होता है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट दिखे तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो, बट वॉल्यूम को आप ब्रेकआउट के लिए कंसिडर करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। इन 4 पॉइंट के बाद अब मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके बारे में आपने काफ़ी नाम सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको फेमिलर भी रहेंगे, बट कई लोगों को ना इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजिंग होती है, जिसका नाम है वोलाटिलिटी। अब वोलाटिलिटी क्या डिफाइन करता है कि इस स्टॉक्स में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीक है, ये कितने मोमेंटम तक अप्स एंड डाउन्स नॉर्मली रेंज दिखने को मिल जाता है, ये डिसाइड करता है। नो डाउट है कि ब्रेकआउट के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि और कितना ज़्यादा इसमें वोलाटिलिटी देखने को मिल सकता है या मिल रहा है। तो ये चीज़ें को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसको ना कुछ मैं आपको एकदम सिंपल से अलग अलग फैक्टर में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली वोलाटिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो। सो वोलाटिलिटी को बीटा फैक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बीटा फैक्टर आपने नाम सुना रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होगा, ट्रेडिंग में भी यूज़ होता है। बीटा का मतलब क्या होता है कि रिस्क फैक्टर, मतलब कि आपको इस पर कितना रिस्क, कितना मतलब कि एक इंडेक्स के बदले कितना ये जा सकता है। और ये इंडेक्स करीबन समझ लो ये निफ्टी 50 सेंसेक्स हो गया, इस पे आइडेंटिफाई होता है कि आपका स्टॉक किस हिसाब से, अगर समझ लो कि 20 का बीटा है तो मतलब कि आराम से आपको 20% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल जाता है। बट मैं आपको तो बीटा फैक्टर जो है ये कमोडिटी, करेंसी या इंडेक्स पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि इंडेक्स और कमोडिटी और करेंसी जो है अलग फैक्टर पे चलते हैं, स्टॉक अलग फैक्टर पे चलते हैं। तो जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पे ही लिमिटेशंस है, बाकी करेंसी कमोडिटी पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इस फैक्टर को आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी तो अदर फैक्टर के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, वोलेटिलिटी मेजर के लिए। अब ये मिलेगा कहाँ आपको? डेटा ऑटोमेटिकली ब्रोकर के डिटेल में जाओगे, फंडामेंटल डिटेल में जाओगे, आपको बीटा फैक्टर मिल जाएगा। सेकंड फैक्टर है स्टैंडर्ड डिवीजन।
अब स्टैंडर्ड डिवीजन है क्या, आपने नाम तो सुना ही होगा, कई लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन मैथ से होंगे, इंजीनियरिंग से होंगे, तो उन्होंने सुना ही होगा। बट मैं आपको, जो आपने नहीं सुना है तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस होता है कि परसेंटेज चेंज ऑन प्राइस पे, मतलब जो भी प्राइस चेंज होगा उस पर डिफाइन होता है। ये बेसिकली किस पे डिफाइन होता है ना, आपका ऑप्शन एंड फ्यूचर पे डिफाइन होता है इसकी वॉलेटिलिटी। आप जिसमें ये आप चेक करते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप कॉल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन चेन यूज़ करते हो तो उसी मॉडल को, उस फैक्टर को यूज़ करके डिफाइन होता है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। इसकी वजह से आपका डिफाइन होता है कि ये इस ट्रेड में इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इतना है तो आप इसमें इंटर हो सकते हो। बट मैं आपको बता दूँ ना, टाइम टू टाइम ना अब स्टैंडर्ड डिवीजन भी वर्क नहीं करता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है मालूम है, इसको इन्फ्लुएंस करता है अंडरलाइन स्टॉक। जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव में एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, HDFC, ठीक है। अब HDFC की वॉलेटिलिटी जो है, सो आप ऑप्शन डेटा देखते हो, फ्यूचर डेटा देखते हो, जिसके वजह से, बट इसमें तो आपने स्टैंडर्ड डिवीजन डिफाइन कर लिया, बट स्टॉक की अलग स्टोरी चल रही है, उसकी न्यूज़ अलग चल रही है। तो इस बेसिस पे कैसा है ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है अंडरलाइन स्टॉक, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूज कर देता है कि ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है मेजर करने का वॉलेटिलिटी को, ये थोड़ा सा अभी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। अभी जो मैं थर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज, ATR इसको शॉर्ट में बोल सकते हो। अब ये ATR होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अब ATR डिराइव होता है एवरेज रेंज से। अब ये एवरेज रेंज मैंने बड़ा, मतलब आपको बोल तो दिया कूल तरीके से कि एवरेज रेंज, बट एक्चुअली एवरेज रेंज होता क्या, मैं आपको बता दूँ कि जो भी आगे पीछे के जो कैंडल होते हैं ना, उनके हाई लो पे डिफाइन करता है ये ATR। और क्या है, मैं आपको ATR सबसे वॉल्यूम में ना, अगर आपको आपको वॉलेटिलिटी अगर आइडेंटिफाई करना है, ATR सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि ना इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड डिवीजन में आपको इन्फ्लुएंस करता है अंडरलाइन स्टॉक, और इसमें क्या बोलते हैं बीटा में, आपको मैंने बताया ना कि ये करेंसी और डेरिवेटिव्स में वर्क नहीं करता, करेंसी और कमोडिटी में वर्क नहीं करता, क्योंकि ये किसी ना किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस है। बट ATR एक इंडिपेंडेंट है जो किसी पे आइडेंटिफाई नहीं होता, बस ये अपने ही प्राइस पे डिफाइन करता है। मतलब कि कोई भी अंडरलाइन स्टॉक पे नहीं होता, वो पिछले ही हाई लो के हिसाब से डिफाइन होता है। अब बिकॉज ये, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पिछले ही आपके हाई लो के हिसाब से डिफाइन होता है, ये प्योरली अपने ही प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है। और जब अपने ही प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगा, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है और ये ट्रेड प्योरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं इसके कैलकुलेशंस है, बट मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आपको मैं दिखा दूंगा कि ATR का चार्ट पे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, आपको थोड़ी देर में एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं आपको बता दूँ, जो अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट है ना, जो अभी मैं आपको बता दूँ, जो अच्छे एनालिस्ट है ना, इसको ना एक स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो ATR सबसे बेस्ट है वॉलेटिलिटी को मेजर करने का। तो ये एक आप ATR को यूज़ कर सकते हो वॉलेटिलिटी के मेजर के लिए। बाकी तो मैंने बहुत सारे भी एक्सप्लेन किए हुए ऑलरेडी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो वीडियो को मेरे चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉलेटिलिटी के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ब्रेकआउट को, कि कैसे ब्रेकआउट हो रहा है। तो अब जो चौथा पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। अब पांचवा पॉइंट है पाइवट पॉइंट। ये किसी से छुपा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये आपको चार्ट पैटर्न पे मिल जाता है पाइवट पॉइंट। अब ये पाइवट पॉइंट यूज़ किस लिए होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो नए ट्रेडर्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। एक रेजिस्टेंस लेवल 1, रेजिस्टेंस लेवल 2, रेजिस्टेंस लेवल 3 होती है, इनके लेवल्स होते हैं, इस पर आप डिफाइन करते हो। जैसे ही आपके एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं, तो चांसेस है कि ये बहुत ज़्यादा आपको वापस है और नीचे ब्रेक करते हुए देखने को मिले। बट ओवर द टाइम मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो क्वेश्चनेबल है, बिकॉज इसके फार्मूला ही कुछ इस तरीके के हैं ना कि आपको समझ में नहीं आएंगे एग्जैक्टली ये क्यों यूज़ हो रहा है और इसके क्या मेथड है। तो इसके हिसाब से ना ये थोड़ा सा, मतलब कि ये इसके जो ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन है थोड़े से क्वेश्चनेबल है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इस पर जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। मैं आपके सामने अगर फार्मूला रख दूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसके कोई लॉजिक ही नहीं बनेंगे, इसके लिए मैं आपको फार्मूला नहीं रख रहा हूं, इसको आपको मैं चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। यही सारे पॉइंट है, इस 5 पॉइंट के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि ब्रेकआउट लेवल। अब ये डिफाइन करता है कि आप कौन से इन 5 पॉइंट में से आप कौन सा पॉइंट यूज़ करना चाहते हो। डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, स्टॉक टू स्टॉक, आप किस पे यूज़ कर सकते हो। बट मैंने आपको हर एक के ड्रॉबैक और बेनिफिट्स आपको बता दिए, उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको ना चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये 5 पॉइंट को किसी भी स्टॉक पे, मतलब मैं रैंडमली ले रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक पे हमें इंटर होना चाहिए।
लेट्स से कि अगर मैं JPY-INR की ट्रेड ले लूँ, ठीक है, ये रही JPY-INR की ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको क्लोज फिल्टर बताया था अभी, ठीक है। तो क्लोज फिल्टर मैंने आपको बताया था क्या, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको इंटर कर लेना है, ठीक है। अब ब्रेकआउट कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट डिफाइन हो रही है, JPY-INR का ट्रेड है और ये आपका जो है एक किस्म से सपोर्ट लेवल बोल सकते हो। तो चांसेस है कि ब्रेक होगा तो नीचे जाएगा। ये क्लोज फिल्टर की एक्सप्लेन करो। देखो ये आपने क्या किया, ट्रेड यहीं पे लगा दिया कि आते ही सेल कर देंगे, सेल तो कर दिया आपने, ठीक है, बट ये नीचे जाके ये वापस से ऊपर आ गया। तो क्लोज फिल्टर में यही दिक्कत आती है। अब क्लोज फिल्टर को, जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था कि क्लोज फिल्टर को तो कैसे यूज़ कर सकते हो और अच्छे तरीके से, ये तो आपको देख लिया कि जैसे ही आपको लगा कि ये जा रहा है और आपने ले लिया और वेट किया कंफर्मेशन का, बट ये ऊपर गया और आप देख सकते हो कि पूरा ही जो है साइडवेज में ही चल रहा है, और या तो आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा लॉसेस के हिसाब से आपको निकलना पड़ रहा है। अब मैं दूसरा जो मैं आपको क्लोज फिल्टर का बताता हूँ एक्सप्लेनेशन, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब क्लोज फिल्टर को वेट करेंगे कि क्लोज हो तो डिफाइन होगा कि ये कितना मोमेंटम जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये करीबन 57 पॉइंट जो है 56.85 का लो है और ये करीबन क्लोज होता है 56.83, मतलब कि ये नियर, मतलब ये ब्रेकआउट कर चुका है, क्लोज हो चुका है, एंटिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। तो इजी वे में आप यहाँ पे इंटर होते तो देखो आप देख सकते हो अच्छा खासा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाता है विद इन 15 मिनट। तो यही होता है कि क्लोज फिल्टर, कि आपको क्लोज फिल्टर कैसे यूज़ करना। अब तो मैंने आपको क्लोज फिल्टर बता दिया कि कैसे यूज़ करना। अब हम परसेंटाइल के हिसाब से डिफाइन करेंगे कि इस ट्रेड को कैसे ले सकते हैं। लेट्स से कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ मारुति के स्टॉक में, ठीक है। सो मारुति के स्टॉक को डिफाइन करना है कि कैसे कब ब्रेकआउट होगा लेवल, ठीक है। तो अभी क्या है, कैसे कब ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं आपको बता दूं, लेट्स से कि ये आपका जो ट्रेड है मारुति का, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। जब ये ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि आपको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आपका जो प्राइस है 8,850 का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 1% से 3% यूजली रेंज आपको आइडेंटिफाई करना है अबव लेवल का ब्रेकआउट का। तो 8843 का आपका 1% अगर मैं पकड़ूँ तो आराम से आपका जो है नहीं करके तो आपका 8,950 के आसपास में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 8,950 आया ही नहीं। तो यहाँ पे जब आपको परसेंटाइल का जो मैंने आपको मेथड बताया था, तो यहाँ पे ये वर्क करता है। तो आराम से आपका जो है 1% का आया ही नहीं, मतलब ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से आपकी ट्रेड बच गई। मतलब कि आप ब्रेकआउट के लेवल पे जो लॉस होना था आपको, वो फेक ब्रेकआउट आपको आइडेंटिफाई हो गई। तो इस बेसिस पर परसेंटाइल मेथड को डिफाइन कर सकते हो। अभी मारुति पे मैं आपको थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वॉल्यूम का जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। अभी आप देखोगे कि ये जो है अपवर्ड मोमेंटम का है, ठीक है, ये अप साइड में का जो डाउन साइड में आ रहा है, डाउन साइड का ब्रेकआउट इस लेवल पे है। और आप देख सकते हो वॉल्यूम आपको लास्ट मोमेंटम पे दिखने मिलता है, जो कि जहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, देखो वॉल्यूम लेवल, जिस पे आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ट्रेड का जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे ही हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे तो आपके मोमेंटम ही खत्म हो गए। तो यही होता है, वॉल्यूम में थोड़ी सी लिमिटेशन है, आप इसको आइडेंटिफाई करना, मतलब टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश हो गया है। तो आप वॉल्यूम को देख सकते हो, बट इसको देख सकते हो, लेकिन एज अ केक ऑन चेरी देख सकते हो। अब थर्ड पॉइंट जो है वोलाटिलिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। बाकी आपका बीटा और स्टैंडर्ड डिवीजन तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्केबल नहीं है, बट हम ATR को एक्सप्लेन करेंगे कि ATR कैसे यूज़ कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। ATR को हम यूरो के चार्ट पे देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ATR जो है एक स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए भी होता है और अच्छा खासा वॉलेटिलिटी डिफाइन करने के लिए होता है। तो आप देखोगे ये जो लेवल है, आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी देख सकते हो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये हमारा जो लेवल है इस तरीके का देख सकते हो। और जैसे ये थर्ड लेवल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो वन साइडेड जो आपका जो एडवांसिंग 3 ब्लॉक बन चुका है। तो चीज़ें क्लियर हो रही है कि जब आपका ATR क्रिएट करता है, ATR ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऊपर है तो ये नीचे गिरे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है कि इसमें कितनी वॉलेटिलिटी, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है ब्रेकआउट होने के लिए। और ये देख सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हो वन साइडेड। और ऐसा भी नहीं है कि ये आने के बाद रुक गया, आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन आपको एक बड़ी सी ब्रेकआउट देखने को मिली। और यहाँ पे आपको ATR में देखोगे मोमेंटम्स जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि होप है कि ये और ज़्यादा नीचे जाने को दिख सकता है, ब्रेकआउट और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती है ये ATR में। तो ये ATR कुछ इस तरीके की डिफाइन होती है। अब जैसे कि लास्ट जो बचा है पाइवट पॉइंट में उतना कुछ खासा है नहीं एक्सप्लेन करने जैसा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल होते हैं डिफाइन करने के लिए ब्रेकआउट के लिए। चलो मैं पाइवट पॉइंट आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये हमारा जो है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड है, ये रेजिस्टेंस लेवल 1, रेजिस्टेंस लेवल 2, 3 के हिसाब से, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब ये ब्रेकआउट करेगा सपोर्ट लेवल 1 को तो नीचे जाना चाहिए, तो ये आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल 1 को ब्रेकआउट करते हैं वापस ऊपर आ गया। इसके फार्मूला मैं आपको शो कर दूंगा कैसे ये वर्क करते हैं, बट इतना कुछ खासा है नहीं। ये आप देख सकते हो कि आपका सपोर्ट लेवल 2 के बाद से जाके वापस ऊपर आता है। फिर यहाँ पे भी देखोगे सपोर्ट लेवल 2 ब्रेक होने के बाद रेयरली नीचे आते हैं। तो ये ना बड़ी क्वेश्चनेबल है और इसके ट्रेड अभी इफेक्टिव नहीं रह गए हैं ये आपके पाइवट पॉइंट के। तो मेरे ख्याल से इस ट्रेड को इग्नोर, मतलब पाइवट पॉइंट को कंसिडर करना बहुत ही रिस्की हो सकता है ब्रेकआउट के लिए। ये मतलब थोड़ा कम कंसिडरेबल हो गया है। तो यही सारे पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट जो है फेक है या रियल है। अगर रियल है तो आप इंटर हो सकते हो। होप्स आपको जो मैंने आपको जो वीडियो एक्सप्लेन एकदम सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूँ आपको मिलते रहें। ठीक है गाइस, सो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।